बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार हो रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर से भी और ख़ित्ते की अगर सूरत हाल देखें, तमाम ममालिक जिनके स्टेक्स हैं और जो चाहते हैं कि एक जो इनखला का अमल है, ना सिर्फ ये कि वो पीसफुल हो बल्कि इनखला के बाद का अफ़गानिस्तान पुरअमन हो, वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, पीस हो, तो ये सारे कंसर्न्स तो अपनी जगह पर हैं। ग्राउंड सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें ख़राब होती हुई नज़र आती है। तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने बहुत सारे अफ़गानिस्तान के हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया है। दूसरी जानब हमने देखा कि अमरीकी सदर जो बाइडन और अशरफ गनी साहब की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में ताउन को जारी रखने की बातें तो हो रही हैं, लेकिन जो असल में पड़ोसी हैं अफ़गानिस्तान के, अब वो क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान इससे कैसे मुतासिर होगा, और पाकिस्तान से बराह रास्त अभी हम देख रहे हैं हुकूमतों की आपस में अमेरिका और पाकिस्तान की कोई बात हो नहीं रही, बल्कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जब भी इस तरह की सिचुएशन थोड़ी सी वो ख़राब होने की बात होती है तो पाकिस्तान की तरफ कहीं ना कहीं कोई ब्लेम आता हुआ नज़र आता है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी कि इनखला के बाद सारी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर डाल देना कि वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, वहाँ पे जो अफ़गान का विदिन जो सेटअप होना है पॉलिटिकल, उसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अमेरिका के ऊपर और बाकी ताकतों के ऊपर भी आयद होती है। तो आज के प्रोग्राम में हम जो इस वक्त की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर कुछ बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, अफ़गानिस्तान कैसे स्टेबल और पीसफुल होगा, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ ताहिर ख़ान साहब मौजूद हैं, अफ़गान उमूर के माहिर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। ताहिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड नजीबा अयूबी इज़ जॉइनिंग अस फ्राम अफ़गानिस्तान, शी इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड हैज़ बीन रिपोर्टिंग from conflict and peace both. Thank you Najeeba for joining us. सबसे पहले इम्तियाज़ गुल साहब, अगर मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूं तो इनखला के साथ ही हम देखा एक तरफ तो इनखला का अमल शुरू हुआ है और दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी की हालत की तरफ जाती हुई सारी सूरत हाल नज़र आती है, तो आपको लगता है कि वहाँ पे हालात काबू से बाहर हैं या अशरफ गनी साहब की हुकूमत में इतना दमखम है? बुनियादी तौर पे ये एक बैनुल अफ़गान मसला है और अफ़गानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स ही को इसका हल तलाश करना है। अब ये नहीं हो सकता कि उम्र भर वो अमेरिका पे इन्हिसार करें या पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं या ईरान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो मैसेजिंग से लगता है, उस मुलाकात से जो तासुर मिला है कि उनको ये बड़ा वाज़े तौर पे तमाम स्टेक होल्डर्स को पैगाम दिया कि अमेरिका जा रहा है, अब मामला आपके हाथ में है। Okay. Najeeba, I would like to bring this discussion to you. You think that intra-Afghan, dialogue can happen and people who have stakes in Afghanistan can agree on one formula, because apparently it seems that situation in Afghanistan is getting worse with this withdrawal. Yes, thank you very much. First of all, let me to say hello to all your audience. Thank you. Then I think the opportunity which come up with the peace process from 2 years ago, and when last February the agreement signed by Taliban and U.S., it was all people of Afghanistan was very hopeful, because for 3 years war in Afghanistan, it make people of Afghanistan very tired, and they want peace more than their dinner. They need peace more than everything in the world. That is why a big hope come up in the among the people of Afghanistan, and everyone was very happy that they were hopeful that some agreement will happen and peace will come to Afghanistan after more than 40 years war. But unfortunately, when the agreement signed by U.S. and Taliban, and after that the withdrawal issue of American troops come up, the Taliban increased the violence. And this made Afghan people again hopeless. And this is a very
different situation in Afghanistan and for Afghan people. That once again they think that Taliban don't want peace. Okay. Otherwise, the negotiations in Doha, why it is not regularly and on the daily base, why it's not happening? Who you think can have an influence on Taliban to become a partner in this peace process and through dialogue maybe and through political reconciliation? You think any country has this power? Yes, I think all Afghan people, friends around the world, the international community, especially our neighbors, can put a lot of influence on Taliban, because when, as you know and everyone knows, when Taliban wants to have some get some advice, they are going to Pakistan. Okay. And our neighbors, especially Pakistan, can do a lot of influence. The other day I heard the interview of Mr. Qureshi. He said this is an internal issue of Afghanistan. Afghan people. I'll come back to you, Najeeba, regarding internal. Okay, I'll come back to you regarding mistrust, which has been, coming on and off from Afghan side. लेकिन ताहिर साहब, नजीबा कह रही हैं कि जब एग्रीमेंट हुआ था यूएस का और तालिबान का, तो अफगानिस्तान के लोगों को नज़र आ रहा था कि देयर इज़ अ होप कि पीस आ जाएगा. अब जो सिचुएशन है वो दोबारा से मायूसी की तरफ जाना शुरू हो गए. आपके ख्याल में ये सारी सिचुएशन एकदम ख़राब हो गई और लोग ये कहते रहे हैं कि एक ऐसा विड्रॉल नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे कोई खला रह जाए, वैक्यूम छोड़ के नहीं जाना? यू थिंक कि वैक्यूम है अभी जिस तरह से इनखला हो रहा है? क्योंकि अमेरिका ने तो अपने लिए सोच लिया कि हमने इनखला करना है. जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो अमरीकियों का तो यही तजवीज़ थी उनकी कि ज़्यादा वक्त दिया जाए उनको. तालिबान तो ये जो वक्त दिया गया इससे भी कम देने पर राज़ी थे, लेकिन बाद में वो थोड़े से नरम हो गए. तो ये जो 18 महीने तक मुज़ाकरात हुए हैं, तो उसमें बुनियादी मसला जिस पे काफ़ी इख्तिलाफ भी रहा और मुज़ाकरात तवील भी हुए, वो यही था कि कब अमरीकियों को जाना चाहिए. तालिबान का पहले 6 महीने का था, फिर बाद में 9 महीने हो गए और बाद में आपके सामने है कि जो मुद्दत दी गई. तो अब ये है कि अमेरिका और तालिबान के जो 2-4 नुकात में से मुआहिदे के दोनों से वो रिलेटेड है. अमरीकियों का जाना और तालिबान की गारंटी कि वो अफगानिस्तान किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस्तेमाल हो. तो वो दो तो उनके मुतालिक है, जिस पे तकरीबन काफ़ी हद तक वो दोनों उस पर काम हो रहा है. जो 2 रह गए थे अफगान्स के लिए, वो एक था जंग बंदी का और मुस्तकबिल के निज़ाम का बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात में फ़ैसला. तो अमेरिका तो जा रहा है. तालिबान की गारंटी से मुमकिन है कि अमेरिका किसी हद तक मुतमईन हो, लेकिन जो असल मसला है बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात में पेशरफ्त का, आइंदा के निज़ाम पे दोनों फरीकों का जो इत्तेफाक है वो नहीं हो रहा. 10वां महीना है मुज़ाकरात का, 12 सितंबर को शुरू हुए हैं और 10वें महीने में इस वक्त तक दोनों फरीक एजेंडे पे भी इत्तेफाक नहीं कर गए और जंग में शिद्दत आ गई है. तालिबान तो अमेरिका से थोड़े नाराज़ भी लगते हैं. उनका ये ख्याल है कि उनकी कैदियों को रिहा नहीं किया गया, जिनको 3 महीने में बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात शुरू होने के बाद रिहा होना चाहिए था, वो नहीं हुए. अमेरिका ने 1 मई की जो डेडलाइन थी वो पूरी नहीं की. तो तालिबान को ये शिकायतें हैं. तो और वो ये कहते हैं कि मुआहिदे में नहीं लिखा कि तालिबान जंग जारी नहीं रखे, क्योंकि जंगबंदी का मुआहिदा हुआ नहीं है और जंगबंदी के लिए तालिबान के बड़े सख्त शराइत हैं. वो इस मौजूदा निज़ाम को नहीं चाहते, मौजूदा सदर या मौजूदा उसकी जो कैबिनेट है. तो बहरहाल यहाँ मामला रुका हुआ है, लेकिन अब भी तालिबान और अफगान हुकूमत के पास वक्त है कि वो अपने जो उनका मौक़िफ़ है उसमें अगर नरमी नहीं दिखाएंगे तो जंग में शिद्दत होगी, लड़ाई होगी और अफगान को नुकसान जो होगा वो सिर्फ अफगानों को होगा. सही. अच्छा, हमने कुछ सिचुएशन की बात की जी कि इस वक्त वहाँ की सिचुएशन है क्या. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर जो इसका असर हो रहा है. पाकिस्तान में बड़े सीरियस खदशात का इजहार किया जा रहा है. जो जंग की सूरत हाल में जाता हुआ अफ़गानिस्तान आपको नज़र आ रहा है, उसमें पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान का रोल क्या है इस सारी सिचुएशन में, कुछ उस पर भी बात करेंगे. और फिर रीजनल पावर्स भी काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं. स्टे विद अस.
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसका इस खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान पे क्या असर होगा। तो इम्तियाज़ साहब, पहले मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ कि अब जो पाकिस्तान की तरफ चीज़ें आ रही हैं और पाकिस्तान में ज़ाहिर है अभी हमें ये रियलाइजेशन तो नज़र आ रही है कि अगर अनरेस्ट होता है, इसी तरह से कंटिन्यू रहता है और ये जंग जो है ये काबुल तक पहुँच जाती है, तो फिर तो पाकिस्तान और इस्लामाबाद के लिए बड़े मसाइल हैं। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? एक तो ये बात भी हुई कि भाई जो अमेरिका है वो पाकिस्तान से तो इस हवाले से कोई बात ही नहीं कर रहा। यू थिंक कि अमेरिका को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ भी बात करे बराह रास्त? देखिए, आइडियली तो तमाम जो अहम ममालिक हैं किसी एक मसले से जुड़े हुए, उन सबको आपस में सलाह मशवरा ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में मैं समझता हूँ एक लकीर खिंच गई हुई है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, और वो है पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात की वजह से। बहुत वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है कि हमारे वज़ीर आज़म ने भी बार बार कहा कि पाकिस्तान के मफादात चीन के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि अमेरिका और G7 के जो बाकी ममालिक हैं उन्होंने चीन को अपने मफादात के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा ख़तरा करार दिया हुआ है। लिहाजा इस कॉन्टेक्स्ट में अब पाकिस्तान और अमेरिका की क़यादत के दरमियान बराह रास्त बातचीत, ख़ास तौर पे सियासी क़यादत के साथ बातचीत को इतनी माने नहीं रखती है। ऑपरेशनल लेवल पे पाकिस्तानी अमरीकी अफवाज के माबैन ताल्लुक़ जो है, बातचीत वो जारी है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी लिमिटेशंस अब काफ़ी आ गई हैं, और उसकी वजह वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में भी कही है कि जो ही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से इनख़ला का ऐलान किया, उस पर अमल दरामद किया, और अगले 2-3 हफ्तों में वो कहते हैं कि 80-90% इनख़ला मुकम्मल हो जाएगा, उससे पाकिस्तान की ऑप्शंस महदूद हो गई हैं। पाकिस्तान का जो असर नफूस था वो था ज़रूर, लेकिन वो महदूद अब इसलिए हो गया है कि मैदान जंग में तालिबान का ये दावा है कि उन्होंने कोई 60 के करीब अज़ला पे कब्ज़ा कर लिया है, बल्कि वो शिमाली इलाकों में तालुकान जैसे जो शहर हैं और कुछ और ऐसे इलाके हैं शिमाल मगरिब में जहां उन्होंने कब्ज़े कर लिए हैं। और अफ़गान अफवाज को अब वो एयर कवर हासिल नहीं है जो कुछ अर्सा पहले तक अमरीकी बमबार तैयारों की सूरत में उन्हें मुयस्सर था। सो सारा मामला अब अफ़गानिस्तान के अंदर हो के वहाँ पे अब गड़बड़ होती है, वहाँ से मुहाजिरीन अगर आते हैं, लोग दर बदर होके पाकिस्तान आते हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए मसला होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने चूँकि जो बदतरीन हालात थे आज से 20 साल पहले, फिर 10 साल पहले जो दहशतगर्दी का बाजार गर्म था, वो पाकिस्तान ने देख लिए हैं। लगता है कि बहुत सारे सबक सीख लिए हुए हैं पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने, सिविल क़यादत ने, और सूरत हाल वो नहीं होगी जो कि 1979-80 में सोवियत यूनियन की लश्कर कशी के बाद पैदा हुई थी और लाखों मुहाजिरीन पाकिस्तान आ गए थे। सही। Najima, what do you think? Ashraf Ghani and current regime in Afghanistan, they somehow show some mistrust towards Pakistan, and Pakistan has been directly impacted and affected because we have seen attacks from Afghan side, and we have seen people who were hiding in Afghanistan, they were attacking our people. So I think there should be some clarity. Tanzila, yeah. Tanzila, I think war is, everyone knows, even a child knows that war is bad and peace is good. I don't know why these politicians are not solving their issues between themselves. Okay. When Pakistan affects from the war, when Afghanistan affects the war, when our hospitals are attacked, when our schools are attacked, when the journalists are attacked and civil society activists are attacked, this is all affected Afghan people and Afghan and also Pakistan. This is very clear. But the issue is that politicians have to come up for some agreement, and they solve their problems and come and sit on the table and say what okay, is let me ask my other two panelists. Okay, let me ask my two other panelists how this mistrust can be resolved once and for all. ताहिर साहब, पहले तो ये अदम एतमाद जो है अफ़गानिस्तान की तरफ से बार बार जिसका इजहार होता है,
ये क्यों है आपके ख्याल में, और इस सिचुएशन में जहाँ पे शायद फिर अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और प्रैक्टिकल रीज़न्स हैं क्योंकि हमने माजी में भी सपोर्ट किया है, और अगर खुदा न खास्ता कल भी सिचुएशन ख़राब होती है तो शायद उतना इशू ना हो जैसे इम्तियाज़ साहब कह रहे हैं, बट स्टिल हमारी सपोर्ट तो वहाँ पे होगी। तो मिसट्रस्ट की वजह क्या है? मेरे ख्याल में जो बदएतमादी है वो अब पाकिस्तान के साइड से नहीं है, वो अफ़गानिस्तान की तरफ से है। और ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए, डायलाग के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मेकनिज़म मौजूद है। आपको याद होगा कि नवंबर में जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान काबुल गए थे तो एक शेयर्ड विजन के नाम से एक मुश्तरक ऐलान भी जारी हुआ था। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मुस्तकबिल के ताल्लुकात के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। दोनों ने उस पर दस्तखत किए हैं, मशवरे से वो जारी हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान डायलाग के जो 5 ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का भी है और मिलिट्री का भी है। बदकिस्मती से उसी चैनल को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अगर ये चैनल इस्तेमाल हो, एपेक्स जो है जिसका मैंने जिक्र किया, जो बायलैटरल मैकेनिज्म है मुज़ाकरात का, बातचीत का, उसके 13 उसूलों में ये बात है कि एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात नहीं लगाए जाएंगे पब्लिकली, बल्कि जो चैनल है, जो एक सफारतकारी है, उसके ज़रिए एक दूसरे का। लेकिन जब मामला जाता है मीडिया में, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैं जब बात करता हूँ मैं उसमें किसी एक साइड नहीं लेता, लेकिन अगर आप देखें तो अक्सर बयानात अफगान साइड से आते हैं, और कभी कभी तो ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं जो सिफारती आदाब के, जो दो तरफा ताल्लुकात के। तो बदएतमादी से पैदा होती है, और एतमाद लाजिम है। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के रोल का, किरदार का, अमन अमल में, पीस प्रोसेस में वो पाकिस्तान से ख्वाहिश रखते हैं, मुतालबा करते हैं, तो उसके लिए एतमाद ज़रूरी है। जब एतमाद ही ना हो, जब इल्ज़ामात का सिलसिला हो, तो फिर तो वो नहीं। लेकिन मेज़ पे बैठ करके मामला हल हो सकते हैं, एतमाद बहाल हो सकता है, और बदएतमादी ये दूर हो सकती है। ठीक है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, मैंने आपसे भी पूछना है कि रीजंस मिसट्रस्ट की क्या और वे फॉरवर्ड क्या है। एक और हम ब्रेक ले लेते हैं जी। बात हम कर रहे हैं कि कैसे अफ़गानिस्तान में को स्टेबलाइज़ करना है। ज़ाहिर है इसमें इस पूरे रीजन का वेस्टेड इंटरेस्ट है। जब तक अफ़गानिस्तान मुस्तहकम नहीं होता, अफ़गानिस्तान में पीस नहीं आता, तब तक ये पूरा रीजन जो अमन के लिए परेशान रहेगा, प्रॉब्लम्स होते रहेंगे, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स साझे हैं, और उस जो डिस्टेबलाइजेशन है अफ़गानिस्तान में, वो पहले भी पाकिस्तान को बुरे तरीके से हमेशा इफेक्ट करती रही है। ब्रेक के बाद वे फॉरवर्ड पे बात करते हैं। वे फॉरवर्ड है क्या? स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और अफ़गानिस्तान में अब अमन के लिए जो इस वक्त की सूरत हाल है, वहाँ पे ज़ाहिर मायूसी ज़्यादा है और होप ज़रा कम है। तो आगे का रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले अगर मैं इम्तियाज़ साहब आपसे पूछ लूँ कि आपके ख्याल में क्या अब वे फॉरवर्ड है? क्योंकि बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हुए नज़र आए। हमने दोहा में भी एक प्रोसेस देखा है, मुख्तलिफ़ और जगहों पे भी हो रहे हैं सारे मुज़ाकरात। लेकिन जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात हैं, जिसकी तरफ इशारा किया है ताहिर साहब ने भी, वहाँ पे मामला स्टक है। अब वो मामला कैसे आगे बढ़ेगा, और जो विद इन अफ़गान जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान जो एग्रीमेंट होना चाहिए रिकन्सिलिएशन के हवाले से, वो कैसे टेबल पे लाया जाए, उस पर कैसे बात की जाए? काश कि मेरे पास वो जादू की छड़ी होती, वो प्रिज्म होता जिसके ज़रिए हम इन सवालात के जवाब तलाश कर सकते तंजीला। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब तक ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के अंदर वो लोग जो अभी भी पाकिस्तान को 1970s 80s के ऐनक लगा के देख रहे हैं, उनका ख़यालात, उनके नज़रियात नहीं बदलेंगे। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि बैरून ममालिक से आए हुए हैं, यहाँ इस वक्त नौकरियाँ कर रहे हैं मुख्तलिफ़ वजारतों में, वो
ایک طویل البیاد نقطہ نظر سے افغانستان کو نہیں دیکھیں گے، تھوڑی سی قربانی نہیں دیں گے، اس وقت تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان بد اعتمادی کو ہوا ملتی رہے گی۔ افغانستان میں جو ہمارے دوست ہیں، they should realize that China, because of our relationship with China, Pakistan has changed a lot. پاکستان میں بہت تبدیلی آئی ہے کیونکہ China has its own concerns about terrorist or militant groups in the border area as well as in Afghanistan. So پاکستان کو اس کنسرن کو لازمی اٹ ہیز ٹو کنسیڈر، مطلب اس کو لازمی مد نظر رکھنا ہوگا اور مد نظر رکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی پالیسیوں میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ تو ہمارے افغان دوست ان کو اس بات کا اعتبار یقین کرنا ہوگا کہ پاکستان تبدیل ہو گیا ہے گزشتہ 5-6 برسوں میں۔ پھر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے جو پروگرام پاکستان کو دیا ہوا ہے، اس کی بھی ڈانڈے دہشت گردی ملیٹنسی اس کے ساتھ ملتے ہیں، اس کی وجہ سے منی لانڈرنگ کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو بینکنگ فائنینشیل سسٹم ہے وہ بھی بہت بہتر ہوئے ہیں۔ تو جو 6-7 سال پہلے تک کا پاکستان تھا اب وہ بہت تبدیل ہو گیا ہے۔ our friends in Afghanistan should try to believe that and that will pave the way for a way forward in our relationship۔ اور دوسرا جو ہے وہ تو سارا افغان طالبان پہ بھی ہے، ان کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو اس وقت افغان حکومت ہے، صدر اشرف غنی، ان کے دوسرے ساتھی، ان سب کو تھوڑا سا اپنی جو انہوں نے میکسیمم پوزیشن جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے اس سے تھوڑا سا ایک سٹیپ نیچے آ کے افغانستان کے جو 30 ملین یعنی 3 کروڑ عوام ہیں ان کے فائدے کے لیے سوچنا ہوگا، صرف اپنی بقا کے لیے انہیں نہیں سوچنا چاہیے۔ Okay. Najiba, what do you think? What is way forward for stability and peace in Afghanistan? How do you think that inter-Afghan dialogue can initiate? Who can provide that environment, that conducive environment? Do you think Ashraf Ghani regime has this potential and they really can have this kind of leadership role that they can provide this environment for all Afghan stakeholders? Actually, the issue of Afghanistan, as I told you before, it is not in the hand of Ashraf Ghani. Okay. There is a lot of countries that they have agenda in Afghanistan. They are doing their war here. It is not an internal war. You know, every competition from every part of the world is happening in Afghanistan because it was a conflict area from many years, and it is very good situation for that people that they are using to fight with each other in Afghanistan. Actually, Afghan government sent the negotiation team in Doha, not one time, 2-3 times. But as I told before, everyone was hoped to this negotiation happen and give good results. But unfortunately, still it takes a lot of time because the team that they are talking there, sometime I heard from the negotiation team of Jamhuriyat from Afghanistan, from Republic of Afghanistan, I heard that Taliban cannot take decision on the table. For everything, they need to talk with some other people outside the table. And that is why it makes the situation very difficult, and that the peace is not happen. And instead of peace, the violence is increased. Okay. You know, during the 2-3 months, a number of districts are in the hand of Taliban, and some districts they are giving and taking, and they fighting, and a lot of civilians are killed. And this is a very bad situation after when the U.S. said for talk about withdrawal, and some soldiers come out from Afghanistan. The violence increased, and Taliban, it seemed that Taliban are not keen to talk about peace or bring peace in Afghanistan. Taliban want to be in power with force.
Okay. Not by peace, not So by that talking, is not a very by hopeful and very positive scenario. طاہر صاحب, نجیبہ کہہ رہی ہیں کہ جو افغانستان میں طالبان کے گروہ ہیں جس وقت لڑ رہے ہیں, ان کے اوپر باہر کی جو پاورز ہیں ان کا بڑا انفلوئنس ہے, جس کی وجہ سے معاملہ اس طرح سے ہو نہیں رہا. شاید یہ صدر اشرف غنی کے رجیم کے ہاتھ کی بات ہے نہیں. آپ کے خیال میں وے فارورڈ ہے کیا؟ کون طالبان کے اوپر اتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے جو ان کو کہے کہ بھائی آپ ڈائلاگ پروسیس میں آئیے اور نیگوسیشن کے ذریعے پیس اور اسٹیبلٹی کا حصہ بنے؟ افغانستان میں تو یہ بات ہم سنتے ہیں بار بار کہ طالبان پہ پاکستان کا نفوذ ہے, اثر ہے, اور یہ جو سوچ ہے نا افغانستان میں کہ پاکستان جو بھی ان سے کہے گا وہ مانیں گے, میرے خیال میں یہ سوچ درست نہیں. پاکستان اگر جتنا پاکستان نے کیا ہے, زلمے خلیلزاد نے گزشتہ ماہ جب جرمن میگزین کو انٹرویو دیا ہے تو اس نے خود تسلیم کیا کہ پاکستان کا جتنا رول تھا پاکستان نے وہ رول ادا کیا ہے. میرے خیال ہے جب مصالحتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ اسلام آباد آئے تھے تو ان کی جو صحافیوں سے نشستیں تھی, میں خود 2-3 میں موجود تھا, اس میں انہوں نے خود یہ بات تسلیم کی تھی کہ افغانستان میں ایک سوچ ہے کہ کچھ کام امریکہ کرے گا افغانستان کے لیے, کچھ کام پاکستان کرے گا. اس نے خود کہا تھا کہ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. افغانستان میں جو مبالغہ تھوڑا سا پاکستان کے رول کے حوالے سے ہے, میرے خیال میں وہ درست نہیں, اور اس وقت تک وہ بالکل نہیں. اس وقت تو بین الاقوامی جو پروسیس ہے وہ پاکستان سے دور ہے, قطر میں ہے, اور اس میں کوئی تیسرا فریق شامل ہی نہیں ہوتا. اس میں صرف قطر موجود ہوتا ہے, باقی کوئی ملک اس میں نہیں ہوتا. لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا جو وے فارورڈ کی آپ بات کرتے ہیں, وے فارورڈ یہی ہے کہ افغانس آپس میں معاملے کو کس طرح اور کتنا جلدی حل کر سکتے ہیں. اگر دونوں فریق 10 ماہ میں ایجنڈے پہ بھی راضی نہیں ہوتے تو اس میں پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے, اس میں امریکہ کا کیا رول ہو سکتا ہے. آج کیا کہا جو بائیڈن نے صدر اشرف غنی صاحب سے ڈاکٹر عبداللہ کے سامنے جب مذاکرات ان کے ہوئے, انہوں نے کہا کہ افغانس کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. تو اگر صدر بائیڈن کہتے ہیں کہ افغانوں نے فیصلہ کرنا ہے تو میرے خیال میں اس کے کسی تیسرے فریق کا رول ہی نہیں بنتا, اور بننا بھی نہیں چاہیے. اور پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ وہ بین الاقوامی مذاکرات سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے. میری معلومات میں پاکستان نے اب یہ پلان کیا تھا کہ افغانستان کے وہاں سے لیڈر جو ہے, جس میں پہلے اشرف غنی صاحب کا بھی تجویز تھی لیکن بعد میں وہ شاید وہ تجویز پہ عمل نہیں ہو سکا, لیکن دیگر جو لیڈرز ہیں جس میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب ہے, حامد کرزئی ہے, دیگر سینئر, وہ دوحہ جائے. پاکستان نے کوشش کی تھی کہ وہ طالبان سے ان کی وہاں پر مذاکرات کرائے. پاکستان یہ سہولت کاری کر سکتا ہے, لیکن پاکستان نہ طالبان کو نہ کسی اور کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ یہ کریں. تو میرے خیال میں افغانس کو بھی اس نزاکت کو سمجھنا پڑے گا کہ اب پروسیس بالکل بین الاقوامی ہے. اگر افغان چاہیں گے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے, نہیں چاہیں گے تو مسائل ہوں گے. تھینک یو سو مچ طاہر خان صاحب, امتیاز گل صاحب اینڈ نجیبہ ایوبی فار جوائننگ اس فرام افغانستان. آپ نے گفتگو سنی جی افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے, اور وہاں پر جو عدم اعتماد ہے پاکستان کے حوالے سے وہ بڑا انفیئر ہے. پاکستان جتنا متاثر ہوا ہے اور پاکستان نے جتنا سیکریفائز کیا افغانستان کے لیے, اور اس وقت بھی پاکستان جو ہمیشہ سے انیشیٹوز پیس کے لیے, اسٹیبلٹی کے لیے افغانستان میں ہوتے ہیں, پاکستان ان کو بہت کھلے دل کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے. تو اس سارے معاملے میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بین الافغان جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے, واپس میں کسی فارمولہ کے اوپر راضی نہیں ہوتے, وہاں پر کوئی پیس ایگریمنٹ نہیں ہوتا, وہاں پر پاور شیئر کا کوئی ایسا فارمولہ طے نہیں ہوتا کہ جہاں پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو شیئر بھی ملے اور وہ کسی قاعدے اور قانون کے مطابق ہو. جیسے طالبان طاقت کے زور پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے پورا خطہ اور پاکستان ڈرے ہوئے بھی ہیں, اور وہ ڈر جائز بھی ہے کیونکہ ماضی میں اس کی وجہ سے اس پورے خطے نے اور بالخصوص پاکستان نے بہت سفر کیا. آج کے لیے اتنے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.